everyone, welcome you all to my YouTube channel. So dear students, today we are going to start our next topic of class 9th history chapter 2nd. This is the second part of the video. In my last video हमने बात करी थी किसके बारे में, सोशलिज्म के बारे में. ठीक है, आज सोशलिज्म के आगे बढ़ेंगे और हम सीधा पहुंचेंगे अपने रशियन रेवोल्यूशन पे. ओके, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे सोशलिज्म बढ़ते जा रहा था. ठीक है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है. अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं. Socialists formed an international body called Second International to coordinate their efforts and their ideas spread through Europe by 1870s. यूरोप से जो धीरे धीरे लोगों में फिर सब लोग एकजुट होते गए, मिलते गए, तो सोशलिज्म धीरे धीरे स्टार्ट हुआ. जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, उसके बाद से धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, हमें भी राइट चाहिए, हमें भी अपना अधिकार चाहिए, हमें भी हक होना चाहिए हर चीज़ करने का. ठीक है, सिर्फ आप बिल्कुल प्रिविलेजेस किसी एक ग्रुप को मत दो, एक पर्टिकुलर ग्रुप को मत दो, ये सबके लिए होना चाहिए. ठीक है, तो जब बात धीरे धीरे बढ़ी तो उस टाइम में अब सोशलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एक बॉडी पूरी तैयार हो गई जिसको सेकंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बॉडी बोलते हैं. ठीक है, इंग्लैंड में, जर्मनी में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स जो हैं अपना अपना एसोसिएशन फॉर्म करके बैठे हुए थे, अपना बना लिए, मतलब कि, और वो लोग फाइट करते थे इस चीज़ के लिए कि हमें भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक होना चाहिए, मतलब कि बेटर लिविंग के लिए, अपने वर्किंग कंडीशन के लिए, कि मतलब कि आप हमारा जो भी वर्किंग आवर्स जो उनके थे, मैंने बताया था पहले भी, वो 15 आवर्स 17 आवर्स ऐसे करके वो लोग काम करते थे. ठीक है, तो मतलब क्या, और उसके बाद से उन्हें जो उसके रिटर्न में जो उनकी वेजेस होती थी वो बहुत ही कम होती थी, तो सफिशिएंट उनके लिए नहीं था. तो इन सब चीज़ों के लिए अब लोगों ने अपनी आवाज़ उठाना क्या करा, शुरू किया कि हम ऐसा नहीं सहेंगे, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप हम लोग को भी कुछ कुछ प्रिविलेजेस दो. ठीक है, उसके बाद से मतलब कि बहुत सारे फंड्स इकट्ठा हुए धीरे धीरे करके, लोगों की जैसे डिमांड थी. ठीक है, तो लोग लगा एक बार, मतलब जितने हमारे एक ग्रुप को बना दिया गया था, एक सोसाइटी के ग्रुप को बना दिया गया था कि आप पर्टिकुलर इस प्रिविलेजेस के साथ ही आप पैदा हुए हो. उन लोगों को लगा कि नहीं, अब क्या कहे, अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, उन लोगों को थोड़ी सी लिबरलिटी, मतलब थोड़ा सा छूट नहीं देंगे, तो हमारा जो बिजनेस है, जो हम धीरे धीरे अपना ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही करके एसपीडी मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, ब्रिटेन में सोशलिस्ट पार्टी बनी, और यहाँ पे 1905 में एक लेबर पार्टी बनी थी. ठीक है, वहाँ पे अब ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में. ये इतनी ज़्यादा मजबूत थी, मतलब कि अभी भी ये इस टाइम में भी आप देखोगे जो लेबर यूनियन होता है, उन लोगों का यूनियन का काम बहुत ही ऐसा पावरफुल होता है कि उन लोग को अलग अलग प्रिविलेजेस दी जाती हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि वो लोग काम करें. उन लोग को ज़्यादा बर्डन भी पहले के कंपैरिजन अब नहीं दिया जाता था. अब जहाँ इतना ज़्यादा सोशलिज्म बढ़ा ना 1914 में, अभी भी मतलब यूरोप के साइड में, उसमें भी अभी भी कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट कौन रूल करता था, वही जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, वो लोग अभी भी कंट्रोल के, मतलब कि जो रूलिंग थी, जो रूल चलाते थे, वो अभी भी वही थे. ठीक है, पार्लियामेंट होगा, कोई भी पॉलिटिक्स हो गया, गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस वो लोग अपने हक में लेते थे या फिर अपने अकॉर्डिंग लेते थे, उनको जो भी सही लगता था. ठीक, धीरे धीरे ये बढ़ा. अब देखो आगे हम इसमें पढ़ेंगे, इसी का कहीं ना कहीं नतीजा है कि क्या आया, रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, हम इन दोनों चैप्टर्स को, मतलब यूरोप का और रशियन का, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो भी है ये जो सोशलिज्म हुआ ना, थोड़ा सा जो ग्रो करा, थोड़ा सा जो बूम वाली कंडीशन है जो ग्रो करा ना, तो ये सीधे किस पे इफेक्ट पड़ा, द रशियन रेवोल्यूशन पे. रेवोल्यूशन देखो आया किसकी वजह से, क्या हुआ उसमें आगे देखते हैं. द गवर्नमेंट इन रशिया वॉज टेकन ओवर बाय द सोशलिस्ट थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 की बात है ये. द फॉल ऑफ मोनार्की इन, देखो फरवरी में जो 1917 जो रशिया में ये सारा आया अचानक से कि नहीं, ये रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, ये लोग भी अपने राइट के लिए सिर्फ लड़ते हैं, हमारे लिए नहीं है. धीरे धीरे करके मतलब कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी, वो सोसाइटी सोशल चेंज लेके आई, सोशलिज्म लेके आई. उसी का कहीं ना कहीं नतीजा था कि रशियन रेवोल्यूशन आया. देखो 1914 में
निकोलस सेकंड जो थे वो रशिया में रूल करते थे, ठीक है। मतलब क्या देखना आप, आपके बुक में जो है निकोलस के आगे ज़ार लिखा होगा, ठीक है। ज़ार मतलब कि रशियन लैंग्वेज में हम किंग को क्या बोलते हैं, ज़ार बोलते हैं, ओके। तो उस टाइम में भी क्या था ना, बहुत सारे ऐसे वहाँ पे भी अलग अलग प्लेसेस थे, बहुत सारी धीरे धीरे करके डेवलप हुई, बहुत सारी सोसाइटी बनी, सोशलिज्म को लोगों ने फॉलो किया उस टाइम में। मतलब कि और ऐसे कई ग्रुप्स के कैटेगरी के लोग थे, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, कैथोलिक्स हो गए, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सब वहाँ पे रहते थे, ठीक है। अब सब लोग अपनी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कुछ करे, तो एक होता है ना कि धीरे धीरे एक एक पार्ट करके डेवलप हो रहा है, उसके बाद से एक ही बार ऐसा होता है कि सारा एरिया ही कवर कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ हुआ वहाँ पे रशिया में। इकोनॉमी एंड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट। देखो उस टाइम में रशिया में बहुत सारे लोग अभी भी बहुत वेल डेवलप्ड लाइफ नहीं जीते थे, अभी भी वो क्या एग्रीकल्चर बेस्ड थे। मतलब कि लगभग 85% लोग किस पे बेस्ड थे, एग्रीकल्चर से अपना काम चलाते थे, ठीक है। इन फ्रांस, और फ्रांस में वहीं पे है 40% लोग, जर्मनी में 50, ऐसा डेटा दिया हुआ है सारा कि कौन कितने परसेंट, मतलब उस एरिया में कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। इन द रशियन एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, ठीक है। वहाँ पे अब क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे जितने, अपने लिए तो खेती करते भी थे, साथ ही साथ ट्रेड के पर्पस से भी करते थे, मार्केट के पर्पस से। मतलब क्या कि अपना उगाया हुआ जो भी अनाज है, जो भी वो अपने खेतों में वो करते थे, बोते थे, या फिर उसको जो भी ग्रेन्स, जितने फूड ग्रेन्स निकलते थे उसको वो क्या करते थे, मार्केट में बेचते थे, सेल आउट करते थे, उससे उनको फ़ायदा होता था। और उसके बाद से जितना रिमेनिंग पार्ट होगा, या तो कह लो खुद के लिए कुछ बचा के बाकी बेनिफिट के लिए मार्केट में क्या कर देते थे, उसको सेल आउट कर देते थे। अब ऐसे ही कर करके धीरे धीरे ग्रो करने के बाद से इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हुई रशिया में। इन रशिया प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एरिया वर्ल्ड, जैसे कि प्रोमिनेंट जो अच्छी खासी इंडस्ट्रीज थी जो डेवलप थी, वो 2-3 एरिया में फैल गई, जैसे कि पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्क हो गया, ठीक है। और उस टाइम में भी समझो तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो मशीनरी और ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सब भी चलती थी। फैक्ट्रीज मतलब उस टाइम में एग्जिस्ट हो गई, फैक्ट्रीज का सेटअप होना स्टार्ट हो गया। और मतलब कि इसी के साथ ही साथ वर्कशॉप्स और क्राफ्ट के भी काम होते थे, हैंडीक्राफ्ट के भी काम होना शुरू हो गया, वर्कशॉप्स भी हो गए। लेकिन फैक्ट्रीज अभी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे कह लो तो फैल गए, और ये क्राफ्ट और वर्कशॉप्स को बहुत ही मतलब कह लो तो बहुत कम लोग उसको बढ़ाना चाहते थे। गवर्नमेंट भी जो थी वो भी फैक्ट्रीज पे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है। उनका ध्यान उस पर वो था कि मतलब हमें ज़्यादा बेनिफिट उससे हो रहा है। In 1890s, many factories started due to expansion of the railway network। उस टाइम में अब देखो रेलवेज भी ग्रो कर गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। और ये जो रेलवे आया ना, तो रेलवेज के इम्प्रूव होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारे उनकी जो इकोनॉमी कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे, देखो जो रेलवेज जहाँ पे ग्रो करती हैं वहाँ पे जो नेटवर्किंग साइट होती है, तो अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल्स या फिनिश गुड्स जो होते हैं ना, अलग जगह पे ट्रांसफ़र करने पे वहाँ पे सेल आउट होता है, ठीक है। जहाँ से पॉसिबिलिटी हो पाती है चीप कॉस्ट पे, आप कह लो तो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। मतलब कि लेना देना बेचना, पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। लेबर्स आ जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह काम करने पे जाएंगे, ये चीज़ें नहीं थी तो मतलब मीलों डिस्टेंस उनको जाके वहाँ पे काम करना बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क हो जाता था। बट अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करके क्या होने लगी, इम्प्रूव होने लगी। कुछ एरियाज़ में फैक्ट्री है और वर्कर्स और क्राफ्टमैन्स जितने थे, अब इक्वल नंबर पे धीरे धीरे आने लगे थे, कि मतलब फैक्ट्रीज़ भी उतने ही रेशियो में चलती थी जितने रेशियो में बाकी ये क्राफ्ट वाली चीज़ें चलती थी। अब ये जो टाइम आया धीरे धीरे हम लोग 1900 वाले टाइम पे आ रहे हैं। मोस्ट इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेटली कौन ओन करके रखा हुआ था, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज़ को। बस ये प्रॉब्लम थी उस टाइम में कि गवर्नमेंट सिर्फ उस लार्ज फैक्ट्रीज़ पे फोर्स करती थी और वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती थी। वहाँ के लोगों की जो है कि लिमिटेड आवर्स पे वो लोग काम करते थे, ठीक है, कि आपको ठीक है आप दिन भर, ऐसा नहीं है कि कोल्हू के बैल की तरह आप दिन भर रात भर 24 घंटे आप काम करो, ठीक है। तो उनके वर्किंग आवर्स कम थे, किसके कंपैरिजन में, क्राफ्ट वाले जो काम करते थे। क्राफ्ट वाले काम क्या उनका
देखो जैसे कि अगर वो लोग जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो लोग अगर 15 आवर्स काम करते हैं, 12 आवर्स काम करते हैं, तो इनके कंपैरेटिवली जो क्राफ्ट वाले हैं वो 15 आवर्स तक काम करते थे। ठीक है, तो जो वर्कर्स की सिचुएशन थी ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्राफ्ट वाले वर्कर्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसमें भी सब अपने आप में कुछ कुछ ग्रुप्स बनाए हुए थे, डिवाइड किए हुए थे सब लोग। ठीक है, अब सिचुएशन देखते हैं वर्कर्स की। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। सम वर्कर्स हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद देयर विलेजेस फ्रॉम विच दे केम एंड सम अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। ठीक है, मतलब कुछ अपने गांव से आते जाते थे, उनका अच्छा खासा बॉन्ड बना हुआ था, और कुछ वहीं पे इंडस्ट्री मतलब कि सिटीज़ में ही क्या करते, वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते थे। ठीक है, वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। जैसे कि देखो सारे हम लोग जैसे डिवाइड होते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या फिर अगर बायो के लिए तो ऋचा मैम पढ़ा रही हैं, फिजिक्स बालेश्वर सर पढ़ा रहे हैं, या फिर अरुण सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री वगैरह। तो जैसे हम लोग डिवाइड है ना, तो वैसे अपने स्किल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्कर्स भी क्या थे, डिवाइडेड थे। ठीक है, अब वो जब डिवाइड थे तो डिवाइडेड, लेकिन अगर बात कभी भी आती थी कि उनको प्रॉब्लम हुई, कोई ऐसी परेशानी होती थी जो लेबर्स को या वर्कर्स के लिए अच्छी नहीं थी, उनके हित में बात नहीं होती थी, मतलब कि व्हेन समवन वांट्स दैट कि आप उनको प्रेशराइज करके आप काम करा लो या फिर कुछ करा लो, तो ये उस टाइम में एक ऐसा टाइम पीरियड है तो वो लोग अपनी यूनिटी दिखाते थे। ठीक है, एक मतलब एज अ यूनियन वो लोग काम करते थे। कैटेगरी और स्किल्स की वजह से डिवाइडेड तो थे, लेकिन आप उनको हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो कहीं ना कहीं लेबर यूनियन क्रिएट हो रहा था, सोशलिज्म जो है वो फैल रहा था धीरे धीरे। इस टाइम में जितनी वुमेन्स थी वो लोग भी अब काम करना शुरू कर दी थी। ठीक है, मतलब फैक्ट्री में कह लो तो 31% तक जो लेबर फोर्स था वो वुमेन्स का जाता था। ठीक है, अब देखो जितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, फिनेंशियल जो भी प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होना शुरू कर, लेकिन अभी भी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाई। इतनी इंडस्ट्री और ये हैंडलूम्स और क्राफ्ट वगैरह ये सब सेटअप होने के बाद से भी अभी भी प्रॉब्लम थी इन सारी चीज़ों की। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई थी, उसके कंपैरिजन में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब देखो जो पीजेंट्स थे ना कंट्री साइड के, अब ये जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमने पढ़ा, तो फ्रांस वाले लोगों में पीजेंट्स जो थे अपने किंग का जो भी है वो कह लो तो एक रेस्पेक्ट करते थे, वैल्यू करते थे, उनकी बात मानते थे। लेकिन यहाँ पे पीजेंट्स ऐसे नहीं थे, रशिया में बिल्कुल डिफरेंट थे यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या कि उनको ये क्राउन से, नोबिलिटी, इन सब चीज़ों से कोई मतलब वो नहीं। यहाँ के कुछ पीजेंट्स ऐसे भी थे जो कल्टिवेशन, जो लैंड कल्टिवेशन होता है वो खुद की ज़मीन पे वो लोग करते थे। ठीक है, बस कुछ केसेस को छोड़ के, मतलब उनको उनके अंदर कोई भी किसी चीज़, किसी के लिए भी कह लो तो रेस्पेक्ट नहीं था, ना नोबिलिटी के लिए, ना नोबल्स के लिए, ना किसी पार के लिए, ना जो जार थे उनके जो किंग थे उनके लिए। ठीक है, इन फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, मतलब अभी तो मैंने बताया कि फ्रांस में कैसा कंडीशन था, पीजेंट्स रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन रशिया में जो पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, दे रिफ्यूज टू पे रेंट। अभी देखो वहाँ पे तो ऐसे पीजेंट्स थे कि वो लोग कह लो तो किराए पे रह भी लेते थे, रेंट पे रह लेते थे, और वो दे रिफ्यूज टू पे द रेंट। ठीक है, और अगर कोई मांगने भी आता था तो मार पीट, हाथापाती, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती थी। और मतलब एक टाइम पीरियड ऐसा था कि पीजेंट्स से लोगों के अंदर बहुत डर हो गया था, वो मर्डर वगैरह भी कर देते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे इन लोग का ना जो कह लो कि फोर्स जो है मार्केट में वो पूरा रशिया में बहुत ज़्यादा फैल गया कि पीजेंट्स मतलब ऐसे हैं, वो लोग अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट्स, दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून कह रहे या मीर कहते हैं हम लोग इसमें रशियन लैंग्वेज में, देयर लैंड टुगेदर, जो अपने अपने ज़मीन पे काम करना, डिवाइडेड द लैंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीजेंट्स फैमिलीज़। ठीक है, उसको बोलते हैं मतलब कि जिसकी जिसकी जितनी नीड है उसके हिसाब से आप जो भी है लैंड उनका डिवाइड कर दो, अब आप उसी में वो लोग अपना अनाज उगाएंगे, बेचेंगे, खाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जब ये, और इन लोगों की तादाद ज़्यादा थी, ये लोग ज़्यादा मतलब इन लोगों की क्वांटिटी कह लो तो ये लोग बहुत ज़्यादा उसमें थे। ठीक है,
तो अब इनका जब वर्कफोर्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रशिया के लिए, जो लोग वो लोग काम कर रहे हैं, जो ट्रेड एक सेटअप हो रहा था, एक स्टैब्लिश हो रहा था रशिया में, तो इन लोग की नीड को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यही रीज़न है कि धीरे धीरे अब करके रशिया में भी सोशलिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, फैलने लगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे सोशलिज्म इन रशिया, और फिर इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे बाकी का टॉपिक जो है ये ब्लडी संडे एंड ऑल। ठीक है, ओके, आप अभी इतना पढ़ना, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।